साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर देखें, अगर आप एक शख्स है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस अर्न कर रहा है और इस बिजनेस के लिए अगर वो कोई साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है, खर्चा करता है, तो क्या इस खर्चे को उसको डिडक्शन अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली अलाउ होना चाहिए। देखते हैं इसको क्या कह रहा है सेक्शन। A person shall be allowed a deduction for scientific research expenditure incurred in Pakistan। अब एक शख्स है जो कि साइंटिफिक रिसर्च पाकिस्तान के अंदर अंडरटेक करता है, यानी कि रिसर्च करवाता है या करता है। अब वो जो रिसर्च है, पहली बात उसने पाकिस्तान में की है, तो उसके ऊपर जो खर्चा करेगा उसके लिए उसे डिडक्शन अलाउ है इन अ टैक्स ईयर, उस टैक्स साल में। लेकिन कंडीशन क्या चाहिए? होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ डराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स। अब उस रिसर्च का जो मकसद है वो कोई वेलफेयर नहीं है, बल्कि या फिर जो है ना उसका कोई जो है ना शौकिया खर्चा उसने नहीं किया, बल्कि उस वो जो खर्च उसने किया है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस है, उस बिजनेस के लिए जिससे वो इनकम अर्न कर रहा है, यानी कि उस रिसर्च से उसकी बिजनेस इनकम आएगी, तो उसके लिए उसको एक्सपेंडिचर अलाउ है इन दिस सेक्शन। अब सब सेक्शन 2 हम पढ़ रहे हैं। साइंटिफिक रिसर्च मीन्स एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन पाकिस्तान इन द फील्ड्स ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अब साइंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी एक्टिविटी जो कि पाकिस्तान में अंडरटेक की गई या किसी किस्म की सरगर्मी जो है ना वो वजूद में लाई गई या उसमें अमल में लाई गई, जिसमें से वो क्या चाहिए, वो नेचुरल फील्ड नेचुरल साइंसेज में भी हो सकती है और अप्लाइड साइंस में भी ये एक्टिविटी हो सकती है। और इसका मकसद क्या चीज़ है कि ह्यूमन नॉलेज को इम्प्रूव करना, उसको डेवलप करना। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक स्टील इंडस्ट्री है, या फिर उस स्टील इंडस्ट्री ने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई कि एक ऐसा स्टील जो है ना उसको इन्वेंट किया जाए या डेवलप किया जाए जिसकी वेदर के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो या फिर एक पेंट इंडस्ट्री है, या जिस तरह आजकल फार्मास्यूटिकल की एक कंपनी है जिसने कोरोना के ख़िलाफ़ एक रिसर्च कंडक्ट कराई। कि पहली बात है कि इसकी रीजंस क्या है और ऐसी क्या दवाई डेवलप की जाए जो कि कोरोना के मरीज़ों के लिए बेनिफिशियल होगी। अब अगर ये दवाई ये जो कंपनी है ख़ुद भी ज़ाहिर फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो इसने जो एक्सपेंस किया है इसका जो डिडक्शन होगा वो इसको अलाउ होगा। Scientific research expenditure means any expenditure incurred by a person on the scientific research undertaken in Pakistan। बात हुई है कि आपने साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि आपने एक खर्चा किया, वो साइंटिफिक रिसर्च पे किया और वो रिसर्च पाकिस्तान में की गई फॉर द पर्पज़ ऑफ डेवलपिंग पर्सन बिजनेस। और उस रिसर्च का मकसद क्या है कि आपका बिजनेस डेवलप हो सके, तरक्की कर सके, उसमें इनोवेशन आ सके, नई चीज़ें आ सके, तो इंक्लूडिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अब बाज़ औक़ात वो रिसर्च आप खुद कर सकते हैं या अपने एम्प्लॉय से करवा सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आप किसी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को ये रिसर्च हवाले कर दें कि भाई आप इस चीज़ में स्पेशलाइज हैं। वो यूनिवर्सिटी हो सकती है या कोई और इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि हमारे लिए आप रिसर्च करें। रिसर्च फॉर द पर्पज़ ऑफ पर्सन बिजनेस, और इसका मकसद क्या चीज़ है कि आपका बिजनेस डेवलप हो सके। अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, वो सब के लिए होगा, लेकिन ये जो नीचे हेड्स दिए गए हैं इनमें अगर आपने खर्चा किया है तो फिर आपको अलाउ नहीं होगा, यानी कि ये जो है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। इन एक्विजिशन ऑफ एनी डेप्रिशिएबल एसेट आर इनटेंजिबल, अगर आपने कोई डेप्रिसिएबल एसेट मसलन कोई प्लांट वगैरह ख़रीदा रिसर्च का साइंटिफिक, या कोई माइक्रोस्कोप या कोई और मशीन जो कि रिसर्च में आपको बेनिफिट दे सकती है, कोई कंप्यूटर वगैरह, या कोई इनटेंजिबल, तो अब इनटेंजिबल चीज़ अगर आपने खरीदी, वजह यह है कि इनका अगर आपके पास डेप्रिसिएबल एसेट होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, उसके लिए आपके पास सेक्शन 22 है। या इनटेंजिबल हो तो उनके लिए एक अलहदा से सेक्शन अवेलेबल है, उस हिसाब से आप एमोर्टाइजेशन कर लेंगे। इन दी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है जिसको आप साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का नाम दे रहे हैं, तो भाई उस पर आपको कोई जो है इसमें जो है ना एक्सपेंडिचर के ऊपर
डिडक्शन अलाउ नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने लेबॉर्ट्री ख़रीद ली, लेबॉर्ट्री के लिए जगह ख़रीद ली, बिल्डिंग ख़रीद ली, तो ये चीज़ें जो है ना आपको इस पर डिडक्शन अलाउ नहीं है। फॉर द पर्पज़ ऑफ असर्टेनिंग द एग्जिस्टेंस, लोकेशन, एक्सटेंट और क्वालिटी ऑफ नेचुरल डिपॉजिट। अब मिसाल के तौर पर आप स्टील के बिज़नेस में हैं, आपका काम है कि एक और या मतलब आपकी सीमेंट फैक्ट्री है, तो अब आपने जहाँ से वो मिनरल एक्सट्रैक्ट करना था वहाँ आपने एक रिसर्च कंडक्ट कराई कि यहाँ पहली बात है कि क्या ये जिप्सम या जो दूसरे मिनरल्स आपको ज़रूरत है यहाँ अवेलेबल भी हैं, उनकी क्वांटिटी कितनी है, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और उनकी क्वालिटी क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें जो है ना अगर आपने इसके लिए कोई जो है ना रिसर्च की है तो इसके लिए आपको साइंटिफिक रिसर्च का जो एक्सपेंडिचर का जो डिडक्शन है वो अलाउ नहीं होगा। वजह कि वो किसी और हेड में आपको अलाउ होते हैं, क्योंकि ये तो आपका प्राइमरी बिजनेस का पार्ट है, तो ये उसमें आ जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइड बाय द बोर्ड एज कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च इन पाकिस्तान। अब दूसरी देखिए, दरमियान में हमने बात की थी कि अगर आप खुद रिसर्च नहीं करते या अपने एम्प्लॉय से नहीं करवाते तो आप किसी इंस्टीट्यूशन से भी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी अपनी रिसर्च करवा सकते हैं। लेकिन कौन सा इदारा होगा जिसको हम रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेंगे? हो सकता है स्कूल हो या कॉलेज हो जिन्होंने अपना वैसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन रखा हुआ है। जिस तरह पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि नाम बड़े अजीब गरीब से रखे जाते हैं, प्रैक्टिकली उनमें कुछ नहीं होता। तो या फिर हो सकता है कि प्राइवेट फर्म हो, उन्होंने अपने अपना आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसे नहीं होगा। जिस इदारे को, इस इंस्टीट्यूशन को FBI यानी बोर्ड, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मानेगी कि ये सर्टिफाइड है इस पर्पज़ के लिए साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तौर पर, अगर वहाँ से आप एक्सपेंस करेंगे तो यही समझाएगा कि आपने साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन से ये एक्सपेंडिचर किया है और उससे यानी कि आपने डेवलपमेंट करवाई है या रिसर्च की है, तो फिर आपको एक्सपेंडिचर अलाउ होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये था सेक्शन 26 जो कि डील कर रहा था साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के साथ। और हम अगर देखते हैं तो अगला भी मेरे ख्याल में हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। एम्प्लॉइज़ ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़। एम्प्लॉइज़ ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज़, यहाँ इसमें सेक्शन 27 है कि अगर एक फर्म है या एक बिजनेसमैन है तो वो अपने बिजनेस के अंदर जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं उनकी कोई ट्रेनिंग करता है, उनको कोई एजुकेशन देता है या उनको कोई फैसिलिटी देता है, तो क्या इसके ऊपर जो खर्चा होगा उसके डिडक्शन से अलाउ होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली अलाउ होगी, लेकिन किस तरीके से हम आगे पढ़ते हैं। अ पर्सन शैल बी अलाउड फॉर अ डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ टैक्स ईयर। अगर एक शख्स है उसने कोई एक्सपेंडिचर किया अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है कि डेप्रिसिएशन उसकी अलाउ होती है, तो फिर बाकी या अमोर्टाइजेशन अलाउ होती है, तो फिर उसके ऊपर जो खर्चा हुआ होगा उसके सिलसिले में वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल इन पाकिस्तान इस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सनस एम्प्लॉइज एंड देयर डिपेंडेंट। आपने देखा होगा कि अक्सर जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, मिल्स होती हैं या फिर बिजनेसेस होते हैं, वो अपने एम्प्लॉइज़ के लिए कोई या उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल बना लेते हैं या फिर वो हॉस्पिटल बना लेते हैं। अब उसके ऊपर जो ख़र्चा होता है तो क्या उसके ऊपर जो भी ख़र्चा होगा तो वो इस सिलसिले में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यानी कि आपने स्कूल बनाया या कॉलेज बनाया या कोई जो है ना मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया या फिर आपने हॉस्पिटल बनाया जिसमें आपके एम्प्लॉइज़ का जिससे बेनिफिट लेंगे या उनके डिपेंडेंट्स, तो उसकी जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं। बी, एनी इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिकॉग्नाइज्ड, एडेड और रन बाय फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अब आपने एक इंस्टीट्यूट फॉर्म, एनी इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान एस्टेब्लिश फॉर ट्रेनिंग। अब अगर आपने जो है ना एक और यानी कि अपना तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं बनाया, लेकिन और एक और इंस्टीट्यूट था जो कि गवर्नमेंट का हो सकता है, लोकल फेडरल गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का हो सकता है, वहाँ आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, ठीक है, तो वहाँ जो एक्सपेंडिचर करते हैं तो तब भी आपको डिडक्शन अलाउ है।
the training of any person being citizen of Pakistan in connection with scheme approved by the board for the purpose of this section. बाज़ ये होता है कि आप कोई और एक ट्रेनिंग स्कीम होती है जिसको फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ने अप्रूव किया होता है, और उसका मकसद क्या होता है कि जो सिटीजन्स हैं उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकें या उनकी ट्रेनिंग के एक्सपेंस बोर कर सकें, तो उस पे आपका जो खर्चा होगा तो उसके ऊपर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह आजकल मुख्तलिफ हुनर की स्कीमें चल रही हैं, मिसाल के तौर पर टेलरिंग कोर्स हो सकते हैं, प्लम्बर कोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन कोर्स हैं, कंप्यूटर कोर्स हैं जो कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं। अब वहाँ अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर या वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर आप एक्सपेंस करते हैं तो फिर उसका एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं एज एन एक्सपेंस। मिसाल के तौर पर अब 4 स्टूडेंट्स जहाँ पढ़ रहे थे, आपने उनकी फ़ीस पे की, तो अब उसकी फ़ीस आप एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।